नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राज्यसभा की कार्यवाही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश का सड़क नेटवर्क 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट 3 अप्रैल से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 181 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री कल शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हराया और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से बासिल में। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, अगर मेरे पास उनके जैसे 11 और अनुयायी हों तो मैं 1 वर्ष में ही ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर लूंगा। ये शब्द महात्मा गांधी ने किस स्वाधीनता सेनानी के बारे में कहे थे? किस स्वाधीनता सेनानी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? सही उत्तर है पोट्टी श्री रामुलु। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं असम की उदालगुड़ी की ऋषिता शर्मा। नमस्कार, मैं ऋषिता शर्मा उदालगुड़ी असम से बोल रही हूँ। मैं उदालगुड़ी महर्षि विद्यालय के कक्षा 5 की छात्रा हूँ। अमृत महोत्सव क्विज के विजेता चुने जाने पर मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार आकाशवाणी समाचार रोज सुनती हूँ। मैं देश के सभी बच्चों को अमृत महोत्सव क्विज में बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए अपील करती हूँ। इससे हमें देश के स्वतंत्रता संग्राम और उसके वीर वीरांगनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा शत शत नमन। और अब अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा की कार्यवाही आज मूल्य वृद्धि पर विपक्ष के हंगामे के बाद पहले दोपहर 12 बजे तक फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही अब शुरू हो गई है। राज्यसभा ने कल चीन में विमान दुर्घटना में मरने वालों के सम्मान में मौन रखा। श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना में लोगों की जान जाना काफी दर्दनाक है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ताजा जल संसाधनों और उनके सतत प्रबंधन के महत्व को दर्शाने के लिए आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस के लिए इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। उन्होंने कहा कि भूजल पर विशेष ध्यान है जो एक अदृश्य संसाधन के रूप में हर जीवन को प्रभावित करता है। With ever-growing population, urbanization and industrialization, the demand for water has increased
manifold and the groundwater resources have been put under severe stress. Today we face the dual challenge regarding our groundwater resources, that of its exploitation and pollution due to the industrial fluids, mining activities, agriculture runoff, etc. So the conservation of water and preservation of water resources is of utmost importance for our country, given the fact that we have 16% of the global population, but only 4% of the world's available fresh water. We as the representatives of the people, it is incumbent upon us to serve as flag bearers in our efforts to conserve water resources. विश्व जल दिवस स्वच्छ जल के महत्व और जल संसाधनों के कुशल तथा सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सबके लिए पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष की थीम है भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान किया। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार हर ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से लेकर कल तक 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने ये जानकारी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी। उन्होंने कहा कि सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से पर्यटन और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए आज लोकसभा में अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में श्री गडकरी ने लेह, लद्दाख और श्रीनगर में चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि दक्ष लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए देशभर में 22 नए राजमार्ग गलियारे बनाए जाएंगे। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब ये है कि पुराने रोड को हमने छोड़ दिया। सूरत से निकलेगा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल। तो पूरा मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। पूरा दक्षिण का पूरा ट्रैफिक जो उत्तर से निकल रहा है वो पूरा सूरत से निकल जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, फ्यूल भी बचेगा। ऐसे 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से काफी फायदा होगा। श्री गडकरी ने बताया कि नई सड़कें बनाने के लिए काटे गए पेड़ों के प्रतिरोपण के लिए हजारों ठेकेदारों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष स्थान पर 2 बार दुर्घटना होती है तो उसे ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाएगा और जिला प्रशासन को उपाय करने के लिए कहा जाएगा। श्री गडकरी ने आश्वासन दिया कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में भारी कमी होगी। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगस्त 2019 से खाली पड़े पदों को भरने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्ती अभियान चलाया है और राजपत्रित, अराजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का पता लगाने के एक भर्ती समिति का गठन किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि प्रस्ताव मिलने पर उनका मंत्रालय जम्मू कश्मीर में खाद्य पार्क स्थापित करने पर विचार करेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सांसद हुसैन मसूदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य पार्क स्थापित करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री पारस ने ये जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने आज लोकसभा में कहा कि सीमा की रक्षा करने वाले सशस्त्र बल आतंकवादियों और उपद्रवी तत्वों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि इस साल पंजाब में भारत पाक सीमा पर ड्रोन से गोला बारूद पहुंचाने की एक घटना हुई जिसे निष्प्रभावी कर दिया गया।
श्री प्रामाणिक ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बलों ने ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि देश में खेल के क्षेत्र में ढांचागत विकास और संवर्धन नई ऊंचाइयां छू रहा है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रामाणिक ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता देगी। कई सदस्यों द्वारा इस विषय में रुचि प्रकट करने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस बारे में सदन में अगले सप्ताह विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी देहरादून में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ऐसा पहली बार है जब राज्य में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद विधान परिषद के सदस्य पद से अपना इस्तीफा सभापति को सौंप दिया है। उम्मीद है कि वे 25 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने ग्रामीण स्तर के केंद्रों से कम 2 कार्यकर्ताओं को लखनऊ में 25 मार्च को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये जानकारी कल लखनऊ में संवाददाताओं को दी। इस बीच जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री अखिलेश यादव हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री के रूप में और अन्य को मंत्रियों के रूप में 28 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे बम्बोली के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पणजी में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। डॉक्टर सावंत को कल भाजपा विधायक दल का नेता और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राज्यसभा की कार्यवाही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश का सड़क नेटवर्क 2024 तक अमरीका के बराबर हो जाएगा। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट 3 अप्रैल से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री कल शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हराया और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से बासेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद दिवस के अवसर पर कल शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। इस दीर्घा में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के सभी 623 जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में कल शहीद दिवस मनाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। उनके बलिदानों की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। युवा मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस दिवस का आयोजन नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहा है। खाड़ी देशों से 36 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निवेश के अवसरों का पता लगाने और संबंधों को मजबूत बनाने के सिलसिले में श्रीनगर पहुंचा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खाड़ी देशों के उद्यमियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। ये प्रतिनिधि मंडल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। Their Excellencies the Viceroy and Marchioness of Linlithgow greet Sir Stafford Cripps on his arrival at New Delhi for consultations with leaders of Indian political parties. आज ही 22 मार्च 1942 को ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग और समर्थन लेना चाहती थी। स्टैफर्ड क्रिप्स ने युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने और डोमिनियन स्टेटस के वायदे के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग लेने के लिए कार्य किया। क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेटस के प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसे उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ स्वयं तैयार और प्रकाशित कराया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए। कोई समझौता नहीं हो पाया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के मार्ग पर आगे बढ़ी और युद्ध के प्रयासों में सहयोग करने से मना कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया। दिनेर शेषे भूमिर देशे घोमटा पड़ा हुई छाया। आज हम महान स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन को भी याद कर रहे हैं।
सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को बंगाल के चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे विशेष रूप से 1930 में चटगांव मालखाने पर छापेमारी का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। सूर्यसेन समाज में प्रचलित संकीर्ण विचारों से परे थे। उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए। अगर भाई अपनी मातृभूमि के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं और उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं। मास्टर दा द्वारा बनाई गई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के घोषणा पत्र में अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने का इरादा प्रकट किया गया था। अंग्रेजों ने असीमित समय के लिए भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए निष्ठुर नीति अपनाई थी और राष्ट्रवाद की छोटी से छोटी घटना या आंदोलन को बेरहमी से कुचल देते थे। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि भारत के स्वामित्व का अधिकार और भारत के लोगों के भविष्य का नियंत्रण केवल भारत के लोगों का ही होना चाहिए और विदेशी लोगों तथा सरकार द्वारा लंबे समय तक इस अधिकार को हड़पने का अर्थ ये नहीं है कि ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। जारा जाबार गेछे पारे घरेओ नहे पारेओ नहे जे जन आछे माझखाने। क्रांतिकारी आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के बाद सूर्यसेन को आखिरकार अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चटगांव जिला कारागार में 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उनके पार्थिव शरीर को जहाज के बॉयलर में जला दिया गया। उनका निधन 22 मार्च 1971 को हुआ था। हनुमान प्रसाद का जन्म 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। पोद्दार को प्यार से भाईजी कहा जाता था। पोद्दार ने युवावस्था में ही विदेशी सामान और कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। वे खादी और अन्य स्वदेशी सामान का उपयोग करने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंगाल के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पोद्दार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सजा काटने के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा से पोद्दार मुंबई चले गए। मुंबई में वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू सहित कई राष्ट्रवादियों से मिले। प्रसाद पोद्दार ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने भी लोगों के हृदयों में भारत के शानदार इतिहास और दार्शनिक विरासत की भावना को पुनः प्रतिष्ठापित करने के कार्य के लिए पोद्दार की सराहना की थी। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट 3 से 5 अप्रैल के बीच भारत यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं। इससे पहले दोनों नेता पिछले वर्ष नवंबर में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 से इतर ग्लासगो में मिले थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री बेनेट की ये पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आतंकवाद के सभी रूपों और सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वालों की कड़ी निंदा की है। कल एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने सभी देशों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद के लिए न होने दें।
दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान और समन्वय बनाए रखने पर भी सहमत हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देवेंद्र झाझरिया ऐसे पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत पहली बार पद्म पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया। बिहार आज अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम है जल जीवन हरियाली। इस अवसर पर 3 दिन का समारोह आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2022-23 के फसल मौसम के कच्चे पटसन के सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कच्चे पटसन का सरकारी खरीद मूल्य 4,750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले साल के मुकाबले ये 250 रुपये ज्यादा है। दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज संवाददाताओं को बताया कि सरकार झड़ौदा कला में शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल की स्थापना कर रही है, जहां बच्चों को सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में कोई फीस नहीं होगी और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास होंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का कोई भी विद्यार्थी 9वीं और 11वीं कक्षा में इस स्कूल में दाखिला ले सकता है। न्यूजीलैंड में भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के महत्वपूर्ण मैच में बांग्लादेश को 110 रन से हरा दिया है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 229 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 119 रन पर सिमट गई। स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए। भारत की यस्तिका भाटिया प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत आज स्विट्जरलैंड के बासेल में शुरू हो रहे स्विस ओपन 2022 में अपना अभियान शुरू करेंगे। स्विस ओपन में बी साई प्रणीत, एचएस प्रणय, पारुपल्ली कश्यप, समीर वर्मा और आकर्षी कश्यप भी सिंगल्स मुकाबलों में भाग लेंगे। स्विस ओपन टूर्नामेंट इस महीने की 27 तारीख को संपन्न होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन ले। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा की कार्यवाही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश का सड़क नेटवर्क 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट 3 अप्रैल से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 181 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
प्रधानमंत्री कल शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हराया और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से बासेल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।